तो द्विपरमाणुवीय अणु के लिए शुद्ध घूर्णन रमन स्पेक्ट्रा। तो अपने जानते हैं कि घूर्णन ऊर्जा होती है कि घूर्णन ऊर्जा यानी कि रोटेशनल एनर्जी क्या होती है। तो घूर्णन ऊर्जा को अपने ईजे से दर्शाते हैं। तो ईजे बराबर 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। जैसे अपने सिंपल गतिज ऊर्जा होती है वो 1/2 mv की स्क्वायर होती है, जहां पर m यानी कि जो रेखीय गति के अंदर जो महत्व जड़त्व का होता है, उसी प्रकार से घूर्णन गति के अंदर महत्व जड़त्व आघूर्ण का होता है। यानी कि जो रेखीय गति में इनर्शिया है वो यहाँ पर क्या है, जड़त्व आघूर्ण है। और रेखीय गति में वेग v होता है, उसी प्रकार घूर्णन गति में वेग क्या होता है, कोणीय वेग होता है। तो ईजे बराबर 1/2 आई ओमेगा की स्क्वायर घूर्णन ऊर्जा होती है। इसमें अपने थोड़ी सी चेंजिंग कर दें कि 1/2 आई ओमेगा की स्क्वायर है, इसके अंदर ऊपर और नीचे आई से मल्टीप्लाई करते हैं। ऊपर भी आई से गुणा कर देंगे तो ये आई स्क्वायर हो गया, नीचे आई से गुणा कर दिया जाए तो ईजे का मान क्या हो जाएगा, 1/2 आई ओमेगा को एल कहा जाता है, तो एल की स्क्वायर अपॉन आई यानी कि एल की स्क्वायर अपॉन 2 आई। हम जानते हैं कि एल का मान होता है वो ये होता है कि एल बराबर अंडरूड जे प्लस 1 एच क्रॉस या एच अपॉन 2 पाई कह सकते हैं। तो अब L की स्क्वायर का मान है तो यहाँ पर क्या कर दें, इसकी स्क्वायर कर दें। तो L की स्क्वायर कर दी जाए तो क्या होगा, ये अंडरूट हट जाएगा तो क्या बच जाएगा यहाँ पर कि जे प्लस 1 और h की स्क्वायर अपॉन 2 पाई की स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 पाई की स्क्वायर। तो ये L की स्क्वायर का मान यहाँ पर पुट कर दिया जाए तो ईजे का मान क्या आ जाएगा, तो ईजे का मान आ जाएगा कि ईजे बराबर 1/2 एल की स्क्वायर का मान क्या आ गया है, जे प्लस 1 एच की स्क्वायर अपॉन 4 पाई की स्क्वायर, जे प्लस 1 एच की स्क्वायर अपॉन 4 पाई की स्क्वायर। तो मान आ गया है एल की स्क्वायर का अपॉन 2 आई है, अपॉन तो 1/2 तो लिख दिया है, अपॉन आई हो रहा है तो आई को लिख देते हैं। तो ये कुल मिलाकर क्या हो गया, ईजे का मान कि ईजे इजिकल टू कि जे प्लस 1 एच की स्क्वायर अपॉन 2 और 4 का मल्टीप्लाई करें तो 8 पाई स्क्वायर आई हो जाएगा। अब ऊर्जा मान लो कि ऊर्जा है वो प्लांक के क्वांटा सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में आती है यानी कि बंडल के रूप में आती है। एक बंडल की ऊर्जा ई बराबर एच न्यू होती है। तो ऊर्जा है उसको जगह आप एच न्यू लिख सकते हैं। तो एच न्यू बराबर क्या हो जाएगा कि जे प्लस 1 एच की स्क्वायर अपॉन 8 पाई की स्क्वायर आई। और न्यू की जगह आप क्या लिख सकते हो, सी बाई लैम्डा लिख सकते हो। न्यू की जगह कभी भी सी बाई लैम्डा लिख सकते हो। और एच सी को अब इधर ले जाओ, तो एच सी को इधर ले जाओगे तो क्या आ जाएगा, ये एच सी इधर आ जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 बाई लैम्डा और यहाँ पर क्या आ गया एच सी। तो यहाँ पर एच सी आ गया, एक एच से एक एच क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा 1 बाई लैम्डा और 1 बाई लैम्डा को ही अपने क्या कह देते हैं न्यू बार कहा जाता है। न्यू बार कहो या अपने इस घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी वाले पाठ के अंदर तो ईजे बार कहा है, ये भी एक तरंग संख्या है। तो ईजे बार का मान आ गया है कि जे प्लस 1 एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी। एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी है वो एक नियतांक होता है और इसकी जगह एक नियतांक काम में लिया जाता है, इससे घूर्णन नियतांक कहा जाता है। तो इससे घूर्णन नियतांक बी कह देते हैं। तो कुल मिलाकर बी किससे कहा है, अपने एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी को अपनों ने क्या कह दिया है, बी कह दिया है। तो यदि इसका मान बी रख दें तो ईजे बार बराबर क्या आ जाएगा बी जे प्लस 1। तो ईजे बार यानी कि तरंग संख्या है ये कि बी जे प्लस 1 आ जाएगा सेमी की इनवर्स में। तो ये तरंग संख्या का मान है। आप तरंग संख्या को यदि ऊर्जा में बदलना चाहते हो यानी कि ऊर्जा आपको जूल में चाहिए तो आप अच्छे से गुणा कर दिया करो, क्योंकि अपने जानते हैं ऊर्जा ई बराबर क्या होता है एच न्यू और ई बराबर क्या एच न्यू की जगह आप सी बाई लैम्डा लिख सकते हैं। तो ई बराबर
एच सी इंटू 1/λ लिख सकते हैं, इसको लैम्डा को अलग से दर्शा दिया, और 1/λ को ही तो क्या कहा है, ईजे बार, यानी कि एच सी ई बराबर क्या हो जाएगा, एच सी इंटू ईजे बार, यानी कि ईजे बार को यदि एच सी से गुणा कर देंगे तो ऊर्जा जूल में आ जाएगी। तो यानी कि ये तरंग संख्या के रूप में है, यदि अपने को जूल में चाहिए कभी भी तो आप इसे एच सी से गुणा कर कर ऊर्जा को जूल में प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इससे कहा गया है घूर्णन ऊर्जा, यानी कि रोटेशनल एनर्जी है वो तरंग संख्या के रूप में है। तो प्योर रोटेशन रमन स्पेक्ट्रा के लिए सिलेक्शन रूल क्या होता है, यानी कि सिलेक्शन रूल फॉर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा, रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा, सिलेक्शन रूल क्या होता है इसके लिए, सिलेक्शन रूल का यानी कि कौन से संक्रमण हो सकते हैं कौन से नहीं हो सकते। इसके लिए ऐसा होता है कि डेल्टा जे बराबर 0 व ±2 वाले ट्रांजिशन पॉसिबल होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा अपने को, कि डेल्टा जे बराबर 0 वाले और ±2 वाले ट्रांजिशन पॉसिबल हो सकते हैं। ये सिलेक्शन रूल होता है रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा, प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा का, प्योर रोटेशन रमन स्पेक्ट्रा का, डेल्टा जे बराबर 0 व ±2 वाले के। इसके लिए अपने ऊर्जा स्तर का अंतर कितना आ जाएगा, देखो डेल्टा जे बराबर 0 है, इसका मतलब ये तो रेले प्रकीर्णन के लिए ऐसा होता है। और देखिए जैसे ऊर्जा में अंतर कितना आ रहा है कि ईजे बराबर क्या है, ईजे तरंग संख्या वाला है, ईजे बार बराबर क्या है, बी जे प्लस 1, और इस ±2 का करें, जैसे एक ईजे का तरंग संख्या देख ली सेमी केंद्र उसमें आई, और एक अपने देखें कि ईजे प्लस 2 की, यानी कि से ऊपर वाले से ऊपर वाली ईजे प्लस 2 के लिए तरंग संख्या देखें तो जे की जगह क्या लिख दो, जे प्लस 2 लिख दें, तो क्या आ जाएगा कि बी जे प्लस 2 और जे प्लस 2, जे की जगह जे प्लस 2 लिख दो बस, और प्लस 1। तो ये जैसे मान लो कोई यहां जे में है, जैसे देखो कि ये एनर्जी, ये ऊर्जा का सूत्र होता है कि ई जे बराबर बी जे प्लस 1। यहां मान लो कि कोई जे स्तर है, ये जे स्तर है, तो इसकी ऊर्जा क्या होगी, इसे ऊर्जा को अपने ईजे से कहते हैं, ईजे बराबर क्या है, बी जे प्लस 1। और यदि इससे ऊपर वाला ऊर्जा स्तर जे प्लस 1 होगा, उससे ऊपर वाला क्या होगा, जे प्लस 2 होगा। तो यहां पर ट्रांजिशन जे से जे प्लस 2 में हो सकता है, जे प्लस 1 वाला यानी कि जे से जे प्लस 1 में जाना पॉसिबल नहीं है, जे प्लस 2 में जा सकता है। तो यहां वाला मान लो कि कोई यहां से यहां जाता है, तो डेल्टा ईजे बार का मान क्या होगा, तो ऊपर वाली एनर्जी में से, ऊपर वाली जो एनर्जी है तरंग संख्या के रूप में, उसमें से नीचे वाली एनर्जी तरंग संख्या के रूप में है, उसको क्या कर दो, घटा दो, क्योंकि सेमी इनवर्स में है। तो ऊपर वाले में से नीचे वाले घटा दो, तो देखो क्या होगा कि डेल्टा ईजे बार बराबर क्या होगा कि ईजे प्लस 2 माइनस ईजे, और ईजे प्लस 2 का मान कितना है कि बी जे प्लस 2 और जे प्लस बी जे प्लस 2 और जे प्लस 2 प्लस 1, जे प्लस 2 प्लस 1 कि बी जे प्लस 1 था, बस जे की जगह जे प्लस 2 लिखना है, जे की जगह माइनस, और इसकी जगह ईजे बराबर क्या था, ईजे बराबर क्या था, बी जे प्लस 1, बी जे प्लस 1। तो ये आप हल करोगे, तो हल कैसे करोगे इसमें, तो देख लो बी तो क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, बचा क्या यहां पर
बी इसमें भी है और इसमें भी है, बी दोनों में कॉमन आ जाएगा। इनका या तो क्या करो आपस में गुणा कर लो, तो जे को जे से गुणा किया तो जे की स्क्वायर, और जे को ये 2 + 1 तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, जे को 3 से गुणा किया तो 3j, फिर प्लस 2 को जे से गुणा किया तो 2j, और 2 को 3 से किया तो 6। माइनस का निशान है, माइनस बी बाहर निकाल गया, जे को जे से गुणा किया तो जे की स्क्वायर, और माइनस जे को +1 से गुणा किया तो माइनस जे, ये आ जाएगा। तो इधर देखो जे की स्क्वायर है, इधर क्या है माइनस में जे की स्क्वायर है, तो जे की स्क्वायर से जे की स्क्वायर क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो बचा क्या 3j + 2j, तो क्या हो गया ये 5j b 5j + 6। तो यहां पर अपने 3 2 5j, और एक ये जे देखो माइनस का हो रहा है, तो 5j में से एक और घट जाएगा तो क्या आ जाएगा ये 4j + 6। तो ये आ जाएगा डेल्टा EJ बार बराबर, तो डेल्टा EJ बार बराबर आ जाएगा ये। तो आप ये इतना ही सीधा ही ध्यान रख लो, चाहे या फिर आप इसमें 2 कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन और ले लो, तो 2b बाहर निकाल, 2 और बाहर निकालने तो क्या रहेगा यहाँ पर 2j + 3, ये आ जाएगा डेल्टा EJ बार बराबर। यानी कि जब कोई j से j प्लस कोई j से j + 2 में जा रहा है, j से j + 2 में जा रहा है, तो डेल्टा EJ बार का मान क्या आएगा, तो ये ऊपर वाले की ऊर्जा इतनी है, नीचे वाले की ऊर्जा इतनी है, इस ऊर्जा का अंतर ही तो क्या है डेल्टा EJ बार है। तरंग संख्या के रूप में है ये, वेव नंबर के रूप में, तरंग संख्या के रूप में क्या आया है ये, तो डेल्टा EJ बार का मान तरंग संख्या के रूप में आ जाएगा 2b, ये देखो अपने अभी निकाला है 2b 2j + 3 आ जाएगा, ये 2b 2j + 3 डेल्टा EJ बार का मान, डेल्टा EJ बार का मान आ जाएगा 2b 2j + 3। आसानी से आप ज्ञात कर सकते हो ये कोई। तो अपने सिलेक्शन रूल ध्यान रखना है इसके लिए कि डेल्टा J बराबर 0 ± 2 होता है। तो किसी अणु में ऊर्जा स्तर है वो अपने जानते हैं कि सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होती है ज़्यादा, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक के बाद में वाइब्रेशन के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए, वाइब्रेशन के बाद में एनर्जी है वो रोटेशन की चाहिए, इस प्रकार से होती है। EVR से अपने याद कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशन रोटेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक लेवल फिर वाइब्रेशन फिर रोटेशन, यानी कि सबसे ज़्यादा जो एनर्जी चाहिए वो इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के लिए चाहिए। या ऐसे समझो आप लोग, जैसे मान लो कोई भी अणु है, इसके अंदर मान लो ये N = 1 इलेक्ट्रॉनिक स्तर है, इसके ऊपर वाला क्या होगा N = 2 इलेक्ट्रॉनिक स्तर है, इससे ऊपर वाला N = 3 इलेक्ट्रॉनिक स्तर है, इससे ऊपर वाला क्या होगा N = 4 इलेक्ट्रॉनिक स्तर है। ऐसा अपनों ने बोरन ओपेनहीमर सैनिकटन में देखा था। ये तो इलेक्ट्रॉनिक स्तर है, इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर है। इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर से छोटे होते हैं फिर वाइब्रेशन लेवल। तो वाइब्रेशन लेवल में क्या होता है, तो ये वाइब्रेशन लेवल है, मान लो कि एक इलेक्ट्रॉनिक स्तर कई वाइब्रेशन स्तर के इक्वल होता है, तो ये वाइब्रेशन लेवल है। वाइब्रेशन लेवल का मतलब V = 0 है, V = 1 है, V = 2 है, V = 3 है, इस प्रकार से ये वाइब्रेशन लेवल है। तो इसको V कहा है, तो इसको आप V' कह दो। N2 है, वो भी कई वाइब्रेशन लेवल में बटा होगा, इसी प्रकार ये भी कई वाइब्रेशन लेवल में बटा होगा, ये भी कई वाइब्रेशन लेवल में बटा होगा। इसके V का है तो इसको V' कह दो, तो V' = 0 है, V' = 1 है, V' = 2 है, V' = 3 है, V' = 4 है। इसी प्रकार इसको V" कह दो,
तो यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्तर है, वाइब्रेशन ऊर्जा स्तर है वो काफ़ी छोटे होते हैं, और वाइब्रेशन के से भी कम ऊर्जा रोटेशन की होती है। तो रोटेशन लेवल इससे भी छोटे होते हैं, यानी कि इसमें कई रोटेशन लेवल होते हैं, यानी कि ये जे बराबर 0 है, जे बराबर 1 है, जे बराबर 2 है, जे बराबर 3 है। इसी प्रकार से ये वाइब्रेशन लेवल है, रोटेशन लेवल इनके से भी कम एनर्जी की होती है। यानी कि इसको अपने थोड़ा बड़ा बनाकर दिखा रही हैं, यहाँ पर बहुत छोटी एनर्जी, ये मान लो वी, ये वी है, कोई कंपन ऊर्जा स्तर है वी, तो इससे ऊपर होगा उसको क्या कहेंगे, अपने v+1 कहेंगे। इसको आप ऐसा मान लो, ये जो क्षेत्र है इसको अपने थोड़ा जूम कर कर देख रहे हैं कि यहाँ पर ये वाइब्रेशन लेवल v है, तो इससे ऊपर वाला क्या होगा, v+1 होगा। तो v+1 v+2 एक ही n के देख रही हैं अपने, एक ही n के एक v, और इससे ऊपर वाला v+1 देख रही हैं। एक v है वो कई j में बंटा हुआ है, यानी कि एक v की एनर्जी ज़्यादा होती है लेकिन j की एनर्जी बहुत ही कम होती है। तो ये मान लो कि इस v के लिए j बराबर 0 है, इससे ऊपर वाला क्या होगा, j बराबर 1 होगा, इससे ऊपर वाला क्या होगा भाई, j बराबर 2, इससे ऊपर वाला क्या होगा, j बराबर 3, इससे ऊपर वाला क्या होगा, j बराबर 4। इस प्रकार से ये एक वाइब्रेशन लेवल है, उससे कम ऊर्जा के क्या होते हैं, रोटेशन लेवल होते हैं। इसी प्रकार से इससे ये वाइब्रेशन लेवल v था, वाइब्रेशन लेवल v+1 है, उसके रोटेशन लेवल बढ़ा रहा हूं मैं, तो ये इसको j कह दिया तो इसको आप j डैश कह दो, j डैश बराबर 0 है, j डैश बराबर 1 है, j डैश बराबर 2 है, j डैश बराबर क्या है, 3 है, j डैश बराबर क्या है, 4 है, j डैश बराबर क्या है, 5 है। तो इस प्रकार से ये j के मान है। अब देखो यहां पर सिलेक्शन रूल क्या होता है, v के लिए जो सिलेक्शन रूल आता है वो आप जानते हो सिलेक्शन रूल के बारे में। सिलेक्शन रूल फॉर वाइब्रेशन के लिए क्या होता है, डेल्टा v का मान डेल्टा v का मान क्या होता है, +-1 होता है। यानी कि कोई भी ट्रांजिशन होता है वो v से v+1 में या v+1 से v-1 में, यानी कि +-1 की चेंजिंग पॉसिबल है। तो यहाँ पर ऐसा हो, और j के लिए बता दिया, j बराबर है डेल्टा j का मान है। अभी प्योर रोटेशन रमन स्पेक्ट्रा के लिए डेल्टा j का मान बताया था, सिलेक्शन रूल के लिए 0 या +-2 हो सकता है। डेल्टा j का मान 0 या +-2 हो सकता है। तो अपने सबसे पहले बात करें डेल्टा j बराबर 0, डेल्टा j का मान 0 का मतलब है कोई j बराबर 0 से j बराबर 0 में जा रहा है। डेल्टा v का मान तो +-1 है, तो अपने दो ही लेवल बनाई हैं, तो यहाँ वाला यहाँ में जा रहा है, और डेल्टा j बराबर 0 बना रही हैं। डेल्टा j बराबर 0 +-2 हो सकता है, तो ये तीनों बनाएंगे, एक 0 के लिए, एक +2 के लिए, एक -2 के लिए। सबसे पहले देख लेते हैं अपने 0। j बराबर 0 का अर्थ क्या है, डेल्टा j बराबर 0 का अर्थ है कोई 0 वाला 0 में ही जाए। ये देखो यहाँ j का मान 0 था, यहाँ भी j का मान 0 है, तो 0 वाला 0 में जा रहा है, ये 0 वाला 0 में जा रहा है, 0 वाला 0 में गया, और 1 वाला 1 में चला गया, और 2 वाला 2 में चला गया, तो 3 वाला 3 में चला गया, 4 वाला 4 में चला गया। इस प्रकार से डेल्टा j का मान क्या है, आया है यहाँ पर डेल्टा v का मान तो क्या रहा है, यहाँ पर +-1 रहा है, और डेल्टा j का मान क्या रहा है, 0 रहा है। इस प्रकार से जो स्पेक्ट्रमी लाइन बनती है उसको एस लाइन कहा जाता है। इस प्रकार से जो स्पेक्ट्रमी लाइन बनती है उसे क्या नाम दिया जाता है, उसे एस लाइन कहा जाता है। इस प्रकार से जो लाइन बनी है, यदि ऐसा हो जाए कि इस लाइन को क्यू लाइन कहा जाता है,
स्पेक्ट्रम लाइन। यदि ऐसा हो जाए डेल्टा V का मान तो प्लस माइनस एक ही है, लेकिन डेल्टा J का मान अपने बताया था कि डेल्टा J का मान 0 या प्लस माइनस 2। तो अब की बार ले लेते हैं प्लस के लिए, +2 के लिए इस लाइन बनती है, उसको S लाइन कहा जाता है, यानी कि +2 ले लें। +2 का मतलब 0 वाला किस में जाएगा, 0 वाला 0 में 2 जोड़ दो, 0 वाला +2 में जाएगा, 0 वाला 2 में गया, 1 वाला 3 में गया, 2 वाला 4 में गया, 3 वाला 5 में गया, और भी 4 वाला किस में जाएगा, 5 6 में जाएगा, 4 वाला 6 में गया। आपने 6 लाइन बनाई नहीं, बना सकते हो, 4 वाला 6 में गया। तो इस प्रकार से जो स्पेक्ट्रमी लाइन प्राप्त होती है। यहाँ पर देखो डेल्टा J बराबर 0 से J बराबर 2 में गया, इसका मतलब कितना अंतर आ गया, +2 का अंतर आ गया। तो डेल्टा J का मान, डेल्टा J में कितना परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पर +2 का अंतर हो रहा है। इसी प्रकार से -2 का अंतर हो जाए, डेल्टा J बराबर है -2 का अंतर हो जाए, इसका मतलब कोई 2 वाला 0 में जाए, 2 वाला 0 में जाए, 3 वाला 1 में जाए, 4 वाला 2 में जाए, और भी होता 5 वाला 3 में जाता, इस प्रकार से। तो प्लस यहाँ पर डेल्टा V का मान तो +-1 है तीनों के लिए, लेकिन डेल्टा J का मान 0, डेल्टा J का मान +2, डेल्टा J का मान -2 से इस प्रकार से स्पेक्ट्रमी लाइनें दिखाई गई है आपको। इस प्रकार की लाइन को Q, S और O नाम दिए गए हैं। तो इस प्रकार की Q, S, O क्रमवाइज नाम दिए गए हैं। अब देखो अपने ये निकाला था कि डेल्टा EJ बार बराबर क्या था, 2B 2J + 3 था, 2B 2J + 3। जैसे मान लो कोई J से J + 2 में जा रहा है, J + 2 में जा रहा है, तो यहाँ पर डेल्टा EJ बार का मान अपने निकाला था कि यहाँ की एनर्जी तो क्या थी, BJ J + 1 थी, और यहाँ की एनर्जी क्या थी, BJ + 2 और J + 2 + 1, BJ J + 1 इस प्रकार से थी। यहाँ की एनर्जी का अंतर कर कर अपने ये डेल्टा EJ बार निकाला है। ये तरंग संख्या के अंदर है, तरंग संख्या एक एनर्जी की तरह ही होती है, इसको 80 से गुणा कर कर आप जूल में बदल सकते हो। यदि ऐसा मान लें कि डेल्टा EJ बार का मान आया है अपने कि 2B 2J + 3 है, यदि ऐसा करें कि J बराबर 0, J बराबर 0 है, J बराबर 0 है, इसका मतलब क्या है, कोई 0 से लेकर 2 में जा रहा है, J बराबर 0 है, इसका मतलब कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 से 2 में जा रहा है, तो J का मान 0 रख दो, 2B 2 × 0 + 3, तो ये 0 गया, 3 3 2 6, तो कितना B आया, 6B आया है डेल्टा E 0 से लेकर 2 के लिए। यदि मान लो कि कोई मॉलिक्यूल है वो जा रहा है, मान लो कि डेल्टा E 1 से लेकर 3 में जा रहा है, 1 से लेकर 3 में जा रहा है, तो क्या मान आ जाएगा कि 2B 1 रख दोगे, 1 रखोगे तो 3 to 5 पे 5 × 2 10 भी आएगा। यहाँ पर 1 रखना है आपको, J की जगह क्या रख दोगे, 1 रखोगे, 1 से 3 में जा रहा है, इसका मतलब 1 रखोगे 10 भी आएगा। और डेल्टा कोई मान लो 2 से लेकर 3 4 में जा रहा है, तो क्या रखोगे, यहाँ पर 2 रखोगे तो ये आ जाएगा 14 भी। तो इस प्रकार से है 6 10 से 14 आगे 4 के अंतर से प्राप्त होती है। ये जो अगली डेल्टा EJ बार आएगी वो यानी कि 3 से 4 5 के लिए क्या आएगी, 8B आएगी, यानी कि 18B आएगी। तो आप इस प्रकार से आगे की डेल्टा EJ बार है वो ज्ञात कर सकते हो। और इसका स्पेक्ट्रम देखा जाए तो जब डेल्टा J का मान ऐसे मान लो कि ये स्पेक्ट्रम में ये रेले लाइन है, मान लो ये कौन सी लाइन है, रेले है, रेले लाइन है, रेले रेखा है। तो रेले लाइन के बाद के अंदर
जो स्ट्रोक लाइन प्राप्त होती है पहली, वो 6b पर प्राप्त होती है। तो पहली स्ट्रोक लाइन प्राप्त होगी वो कितनी दूरी पर प्राप्त होगी? डेल्टा इजे बार का मान क्या है? 6b। तो पहली स्ट्रोक लाइन होगी वो 6b पर प्राप्त होगी इस प्रकार से। और इधर जो पहली एंटी स्ट्रोक लाइन प्राप्त होगी वो भी किस पर प्राप्त होगी? 6b पर प्राप्त होगी। इसके बाद में तो द्वितीय स्ट्रोक लाइन होगी वो 10b पर प्राप्त होगी, द्वितीय एंटी स्ट्रोक भी 10b पर प्राप्त होगी। तो ये 6 है तो इसे थोड़ा सा कम कर दें, 10b पर प्राप्त होगी। ये मान लो 10b है, यानी कि 6 के बाद में सॉरी यहां तक है 10, ये 10b। तो इसका मतलब ये तो 6b था और आगे तो कितनी बड़ी है? मान लो 4b बड़ी है, तो 6 4 क्या हो गया? 10। अब इन दो लाइनों के बीच का आगे का गैप 4b होता है। अगली जो प्राप्त हो रही है वो कितने पर प्राप्त हो रही है? 14b पर प्राप्त हो रही है। इसका मतलब इससे आगे b कितनी है? 4b है। तो यहाँ 4b तरंग संख्या, तो इधर क्या है अपने? तरंग संख्या है। तरंग संख्या का मतलब है न्यू बार के रूप में है ये। और ये जो रेले लाइन है, इन लाइनों को अपने स्ट्रोक लाइन कहा जाता है और इनके बीच का गैप 4b होता है। और ये जैसे 14 के बाद में अगली आएगी वो कितने b पर प्राप्त हो रही है? 18b पर प्राप्त हो रही है। उससे अगली 22b पर प्राप्त हो रही है। तो इसी प्रकार से ये क्या होगी? 4b का क्या होगा? इनका गैप होगा 4b 4b, यानी कि 4b के गैप पर ये लाइनें प्राप्त होती हैं। इधर वाली लाइनों को कहा जाता है स्ट्रोक लाइन और इधर वाली रेखाओं को कहा जाता है एंटी स्ट्रोक लाइन। स्ट्रोक लाइनों की तीव्रता देखो, मैंने थोड़ा सा इनको ऊंचा बनाया है। स्ट्रोक लाइनों की तीव्रता क्या होती है? ज्यादा होती है। इधर अपने क्या पैमाना लिया है? इधर पैमाना लिया है, वो ऐसे है। इधर तीव्रता लिया है। तो इधर वालों की स्ट्रोक लाइनों की तीव्रता ज्यादा होती है, यानी कि को थोड़ा ऊंचा बनाया है। एंटी स्ट्रोक लाइनों की तीव्रता क्या होती है? स्ट्रोक लाइनों की तुलना में क्या होती है? कम होती है। कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है कि प्रथम स्ट्रोक लाइन, ये क्या है? प्रथम स्ट्रोक लाइन है ये। और ये क्या है? प्रथम एंटी स्ट्रोक लाइन है। प्रथम स्ट्रोक लाइन व प्रथम एंटी स्ट्रोक लाइन के बीच की दूरी कितनी होती है? 12b की होती है। b घूर्णन नियतांक है। प्रथम स्ट्रोक लाइन व प्रथम एंटी स्ट्रोक लाइनों के बीच की दूरी 12b की होती है। द्वितीय स्ट्रोक लाइन व द्वितीय एंटी स्ट्रोक लाइन के बीच की दूरी कितनी होती है? तो ये 12 के बाद में 4 इधर ज्यादा है, 4 इधर ज्यादा है, 8 ज्यादा है, तो 12 8 हो गया 20। तो ये 20b की होती है। या अपने ऐसे कहते हैं ये 10b है, ये 10b है, तो 20b की होती है। तो इस प्रकार से आपको किसी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रथम स्ट्रोक लाइनों के बीच, प्रथम स्ट्रोक लाइन और प्रथम एंटी स्ट्रोक लाइनों के लिए बीच की एनर्जी गैप कितना है, द्वितीय स्ट्रोक लाइन और द्वितीय एंटी स्ट्रोक लाइन के बीच का एनर्जी गैप कितना है, तो आप आसानी से बता सकते हो, यानी सभी प्रकार के क्वेश्चनों का उत्तर दे सकते हैं। तो सामान्यतः यही पूछा जाता है कि स्ट्रोक लाइनों के बीच का एनर्जी गैप कितना होता है? 4b कहोगे। ये प्रथम के लिए, तो प्रथम है वो जो रेले लाइन है उससे 6b की दूरी पर होती है। बाकी स्ट्रोक लाइनों के बीच की दूरी 4b होती है। एंटी स्ट्रोक लाइनों के बीच की एनर्जी डिफरेंस भी 4b होता है सेमी के इनवर्स में। और ये बता दिया आपको प्रथम स्ट्रोक व प्रथम एंटी स्ट्रोक की 12b का डिफरेंस होता है। और ये क्या है? ये है रेले रेखा। और ये क्या है? ये सभी रमन रेखाएं हैं और ये भी रमन रेखाएं हैं। और यहाँ पर जो आवृत्ति है, यानी कि तरंग संख्या के रूप में लिया है। तरंग संख्या यानी कि आपतित विकिरण की तरंग संख्या और प्रकीर्णित विकिरण की तरंग संख्या है, वो क्या है? इक्वल है। और इधर क्या है?
तरंग संख्या, प्रकीर्णित विकिरण की तरंग संख्या, जब स्टोक लाइनों के लिए प्रकीर्णित विकिरण की तरंग संख्या होती है वो कम होती है, और एंटी स्टोक लाइन के लिए तरंग संख्या का मान क्या होता है, ज्यादा होता है। स्टोक लाइन के लिए ये न्यू एस का मान क्या है, यहां पर न्यू एस है वो बड़ा है किससे, न्यू एस है वो छोटा है किससे, न्यू नोड से। यानी कि तरंग संख्या के रूप में बताया गया है कि आपतित विकिरण की तरंग संख्या है वो ज़्यादा है, प्रकीर्णित विकिरण की तरंग संख्या है वो कम है। और इसी प्रकार से यहाँ पर क्या हुआ है, प्रकीर्णित विकिरण की तरंग संख्या है वो ज़्यादा है किससे, आपतित विकिरण की तरंग संख्या से। तो इस प्रकार से ये द्विपरमाणुक अणु के लिए था शुद्ध घूर्णन रमन स्पेक्ट्रा।